नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पॉइंट डिफेंस क्लासेस जयपुर में। साथियों, चाय की चुस्कियों के साथ में जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, नेपाल के अंदर बदली हुई सरकार और भारत सरकार के निहितार्थ और भारत सरकार के साथ में संबंध क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और क्यों बेहतर होंगे। हमने कल के वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि क्या डिस्प्यूट्स हैं और क्या इश्यूज हैं भारत और नेपाल के बीच में। सुगुली संधि का विवाद हमने देखा था, भारत और नेपाल की जो मित्रता संधि थी उसका विवाद हमने देखा था कि क्या इश्यू है और किस तरीके से वो सोल्व हो सकते हैं, इन चीजों पर चर्चा की थी। और इसी कड़ी में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक, और उस टॉपिक के बारे में मैंने आपको कल छोटा सी हिंट दे दी थी, बता दिया था। खबर है, पूर्व गुरिल्ला नेता प्रचंड ने तीसरी बार संभाला नेपाल के प्रधानमंत्री का पद। बहुत अच्छी बात है और शुभकामनाएं प्रचंड साहब को नेपाल के पीएम तीसरी बार बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारत की तरफ से। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये शुभकामनाएं उन्हें दी है और ये कहा है कि भारत के जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आत्मीय संबंध है वो आपकी सरकार में आपके साथ काम कर और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा बेहतर बनेंगे और रिश्तों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आएगी। साथियों, चाय की चुस्कियां लेते रहिए और खबर को देखते रहिए। आइए देखो, खबरें चल रही है नेपाल में नई सरकार के क्या निहितार्थ हैं और किस तरह से भारत सरकार और नेपाल सरकार आगे काम करने वाली है। अब बात यह है कि क्या इश्यूज रहे हैं, क्यों इतने जो है चिंता के विषय हैं। चिंता के कोई विषय नहीं है, बस केवल यही है कि 2008 तक यहाँ पर नेपाल के अंदर राजाशाही रही थी। 2008 में यहाँ पर जो है लोकतंत्र लागू हुआ और वहां इलेक्शन हुए। वहां पर पहली बार प्रधानमंत्री बने थे यही प्रचंड साहब, और भारत और नेपाल की जो मित्रता संधि है उसके तहत, उसमें उसके तहत नहीं तो यूं मानो कि उसके हिसाब से, या फिर एक नॉर्मली ऐसी परंपरा बनी हुई है कि जो भी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनता है वो सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठते ही, शपथ लेते ही उन्होंने चाइना की यात्रा करी, जिसको लेकर इश्यूज क्रिएट हुए। नंबर 2, उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरी बार प्रचंड साहब सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बने, उसके बाद में उन्होंने चाइना की एक प्रोजेक्ट है BRI, बॉर्डर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव का उन्होंने समर्थन किया। अब जो BRI है उसका एक भाग जो हमारे POK से जाता है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हमारा अभिन्न अंग है, हमारा मस्तक है हिंदुस्तान का, उससे गुजरने वाली एक जो है कुछ उसका प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उसको समर्थन किया। तो भारत ने कहा कि हमारी संप्रभुता पर आपने सीधा आघात किया है, तो इसको लेकर थोड़ी सी जो है संबंधों के अंदर जो है थोड़ा सा टफनेस दिखाई दिया। बाकी नॉर्मल है सब कुछ। तो आइए इसी सरकार के बारे में बात करेंगे, और यही व्यक्ति जो है तीसरी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या मायने हैं इनके और क्या वहां की स्थितियां हैं, इन सब की चर्चा इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने इनको बधाई दी है और ये कहा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं, वो सांस्कृतिक जुड़ाव है, वो बहुत ज्यादा अनूठा है और जो है गहरा है। गर्मजोशी से मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि यह दोस्ती ज्यादा मजबूत होगी और हम जो है मैं आपके साथ मिलकर काम करने का उत्सुक हूं। ठीक है, एक प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरे प्रधानमंत्री के लिए दिया गया हार्दिक शुभकामनाओं भरा संदेश आपके सामने है प्रधानमंत्री कार्यालय से। ठीक इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, भारत नेपाल संबंधों का इतिहास हमने कल भी देखा था, एक थोड़ा सा ब्रीफ इसका चर्चा कर लेते हैं। शाक्य वंश, गौतम बुद्ध और लिच्छवी शासन, ये जो है आपके नेपाल संबंध है। नेपाल से हमारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंध रहे हैं और हमारी विदेश नीति के अंदर जो है नेपाल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1950 की शांति और मित्रता की जो संधि भारत और नेपाल के बीच हुई थी वो भी एक ऐतिहासिक है। दोनों ही देश सार्क नामक एक जो संगठन है उसके सदस्य बने हुए हैं। भारत और नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के संदर्भ में एक आत्मीय संबंध रखते हैं। नेपाल पूर्ण रूप से जो है हिंदू राष्ट्र अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यहाँ पर सभी समुदाय बहुत ही भाईचारे और बेहतर संबंधों के साथ में यहाँ रहते हैं और रहते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि यहाँ की 80% से ज्यादा जनसंख्या कैसी है, हिंदू धर्म की है आपके नेपाल में, और भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। अगर जन्म स्थान वहां है तो उनकी कर्म भूमि आपका इंडिया था, और तो संबंध जो है बेहतर होने ही है, इसके अंदर कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कल हमने ये देखा था कि भारत और नेपाल लगभग 1751 किलोमीटर लंबी जो है सीमा को साझा करते हैं, और कुछ इश्यूज हैं सुगोली संधि को लेकर, यानी महाकाली नदी को लेकर, कि यहाँ पर
काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपू लेक, 3 स्थानों को लेकर डिस्प्यूट है। तो कोई बड़े डिस्प्यूट नहीं है, वो कभी भी सोल्व हो सकते हैं, दोनों ही गवर्नमेंट के माध्यम से। अभी चर्चा क्यों है? अभी चर्चा इसलिए है क्योंकि अभी नेपाल के अंदर नवंबर के अंदर चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद में कुछ जो चीजें सामने आई वो इस प्रकार की थी कि वहां पर कुल 275 सीट के लिए चुनाव होते हैं। नंबर एक बात, कितने 275 सीट्स के लिए वहां पर क्या है इलेक्शन हुए हैं। और ये इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं ये भी देखिए। 165 सीट के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी जनता के द्वारा वोट दिया जाता है, और 110 सीटों के ऊपर जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार के ऊपर चयन किया जाता है। कुल मिलाकर हुआ 275, ठीक है। और जो 165 है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो कि चलता आया है, जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वो जीतेगा, और वो जो है इस 275 सीटों के अंदर जो ज्यादा सीटें लाएगा उसको क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री बनने की, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से इंडिया में होता है, इस यहाँ के प्रधानमंत्री बनने की जो है सुविधा मिलेगी, या फिर वो अपने आप को दावा कर सकता है कि मैं नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना बहुमत है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुमत होना भी चाहिए। अब आगे देखो दिक्कत क्या हुई। दिक्कत कोई खास नहीं हुई है। दिक्कत ऐसी हुई है, मान लो 275 सीटों में से अगर एक को 100 सीटें मिले, एक को 80 सीट मिले और एक को 30 सीट मिले। अब देखो, जिसको 100 मिल गई और जिसको 80 मिल गई वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खेल कुछ इस तरीके का हुआ कि प्रचंड सरकार 30 सीटें या 32 सीटों के साथ में अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश किया, और जो ज्यादा सीटें लेके आए उससे जो कम सीटें दूसरी पार्टी लेके आई उसके साथ में गठबंधन कर लिया, और पहले 2.5 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और अगले 2.5 साल सेकंड पार्टी नेपाल की जो सबसे ज्यादा वोट लेके आई है सेकंड नंबर पे, वो रहेंगे 2.5 साल। देखिए, तो ये गेम चेंजर हुए। जब 100 अगर 80 मिल गए तो फिर गेम चेंज करने की जरूरत ही कहाँ है, दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 32 सीट लाने वाला बंदा इतना मतलब वहां की राजनीति के अंदर उलटफेर कर दिया, इसीलिए चर्चा का विषय है मेरे प्यारे साथियों। गुरिल्ला नेता है प्रचंड, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ इन्होंने ली है, ठीक है। अब देखो, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालिएगा कि 3 पार्टियां हैं जो इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से वहां पर क्या खेला हुआ है। देखो, एक है वहां पर नेपाली कांग्रेस गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है? नेपाली कांग्रेस जो है, वहां पर नेपाली कांग्रेस गवर्नमेंट है वहां आपके नेपाल में। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी इस समय जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, वो यही नेपाली कांग्रेस है। नंबर 2 देखिए, ये है आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यानी CPN, यूनिफाइड मार्क्सवादी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, यानी UML। ये एक दूसरी पार्टी है जो नेपाल के अंदर इलेक्शन के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोट लेके आए थे या सीटें लेके आए हैं। तीसरी बात देखिए, ये है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यानी CPN मोइस्ट सेंटर, यानी MC, यानी एक पार्टी है आपकी CPN MC, यानी ये 3 बड़े दल हैं आपके। 2 तो बड़े दल हैं, ये तो बड़े वैसे हो गए क्योंकि ये जहां बैठते हैं वहीं पे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हो रहा है नेपाल के अंदर, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, एक तो हो गई आपकी नेपाली कांग्रेस, दूसरा हो गया CPN UML, और तीसरा हो गया CPN और MC, और इसी के जो फाउंडर है वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड, यही जो है वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, इनके पास में 32 सीटें थी, ठीक है, प्रचंड साहब के पास में 32 सीटें थी। इन्होंने सबसे पहले, यानी CPN MC ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक नेपाली कांग्रेस के पास गए और ये कहा कि भाई हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन शर्त यह है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब जो है नेपाली कांग्रेस के साथ तब मिलेंगे जब पहले 2.5 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो ये जो आपके CPN MC और नेपाली कांग्रेस, इनका गठबंधन नहीं बैठा। इन्होंने बोला कि यार मेरे पास 100+ है तो मेरे को क्या दिक्कत है भाई, मैं क्यों करूंगा आपके साथ में, मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने सीट जीती है इस इलेक्शन में, तो ये गठबंधन नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से CPN MC के लोगों ने क्या किया, CPN UML के साथ गए और ये कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, अगर आप हमारे समर्थन से राजी हैं तो यस करिए, नहीं तो बताइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, बोलो मैं हमारी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला पहले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो ठीक है, इन्होंने इसको कर दिया ओके, यानी UPN CPN UML, और दूसरा गठबंधन किसका हुआ, CPN MC। इन दोनों का गठबंधन हुआ, और गठबंधन के बाद में क्या हुआ कि इन्होंने कर दिया ओके कि ठीक है। तो अब देखिए 32 सीटें लाकर किसी राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं प्रचंड साहब, तो ये होते हैं गेम चेंजर, और इसलिए जो है आपको ये बताना जरूरी था कि भाई ये है। तो पार्टीज के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखो इनका जो थोड़ा डेटा है, घटनाक्रम की बातें हैं वो आप देख लीजिए। नवंबर 2022 में नेपाल के अंदर इलेक्शन हुए और नेपाली कांग्रेस
जो मैंने बताया सबसे बड़ा दल, जिनका जो प्रमुख है वो है शेर बहादुर देउबा, इनको 80 सीटें प्राप्त हुई, यानी 275 में से 80 सीटें जो है इनको मिल गई। नाम क्या है? शेर बहादुर देउबा, और पार्टी का नाम क्या है? नेपाली कांग्रेस। ठीक इसी प्रकार से दूसरी पार्टी है CPN UML, जो मैंने आपको भी बताया, और उसके जो है मेन चीफ बने हुए हैं वो है KP शर्मा ओली साहब, उनको 78 सीटें मिली। अब मुझे बताइए, अगर CPN UML और नेपाली कांग्रेस मिल जाती तो किसी की आवश्यकता नहीं थी इन्हें। अब तीसरी पार्टी देखिए, है तो छोटी लेकिन देखा, वहीं प्रचंड की दल CPN MC को 32 सीटें प्राप्त हुई, यानी प्रचंड साहब की सीटों कितनी है? प्रचंड साहब को कितनी सीटें मिली है? यहाँ पे आपके 32 जो है सीट्स मिली है। बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 32 मिली है, बहुत अच्छी। अब देखो हुआ क्या है, हुआ यह है CPN MC पहले गई नेपाली कांग्रेस के पास में कि साहब टाइप कर लो 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, नहीं बात बनी, तो फिर CPN MC गई कहां पर? CPN UML यानी KP शर्मा ओली के साथ, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए प्रचंड साहब तीसरी बार 2.5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2.5 ईयर के लिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पद के ऊपर सुशोभित हो गए हैं। और उसके अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2.5 साल बाद CPN UML के KP शर्मा ओली साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये था वहां का घटनाक्रम। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी, जो घटनाक्रम वहां हुआ है, जो वहां पर घटनाक्रम हुआ है वो चीजें आपको पता लग रही होगी। अब देखो, ये प्रचंड साहब की फोटो आप यहाँ देख पा रहे हैं। 2008 तक यहाँ पर क्या था? राजाशाही था। उसके बाद में पहली बार चुनाव 2008 में हुए, जिसमें माओवादी दल के नेता प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने पहली यात्रा चाइना की करी, जबकि हिंदुस्तानी करनी चाहिए थी, और यहीं से थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हुई। हालांकि गड़बड़ इतनी बड़ी नहीं थी कि भारत जो है गड़बड़ को दूर करने में सही रहता है कि भाई ठीक है, डिस्प्यूट नहीं चाहिए, जो है प्रॉब्लम सॉल्व आउट करो। दूसरे कार्यकाल में इन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव, यानी चीन की ऐसी परियोजना जो भारतीय संप्रभुता को लेकर जो है भारत वहां पे क्वेश्चन उठाता है, उसको इन्होंने मान्यता दी, तब भी थोड़ी बात हुई थी। अब देखिए होता क्या है, नेपाल में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है या माओ दल सत्ता में आते हैं तो अनेक कारणों के लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। 2015 में जब संविधान लागू हुआ तो मदेशियों का समर्थन करता भारत को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जबकि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अगली बात, जब काला पानी विवाद हो गया, उसके लिए भी ये जिम्मेदार मानते हैं। भाई 1816 में सुगोली संधि ब्रिटिश वाले करके गए थे, हमें क्या मतलब है? ठीक है, अब उस संधि के अनुसार चलो ना, फिर दिक्कत कहां आ रही है? तो इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं ये दोनों दल, कम्युनिस्ट और माओ दल। नेपाल के अंदर जब जब सत्ता में आते हैं इनका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा होता है, जबकि इंडिया चाहता है कि ऐसा नहीं हो, और चाइना भी चाहता है कि ऐसा हो। चाइना चाहता है कि नेपाल का जो झुकाव है वो मेरे प्रति हो। ऐसा क्यों चाहता है, क्यों समर्थन करता है चाइना इस बात का कि ऐसा होना चाहिए? नंबर एक, लगभग 30,000 तिब्बत शरणार्थी नेपाल के अंदर रहते हैं, उनकी चिंता सताती है किसको? आपके चाइना को। दूसरी बात, आपको पता है नेपाल में जब कम्युनिस्ट और माओ सरकारें आती है तो वो एक मूवमेंट जिसका नाम है फ्री तिब्बत आंदोलन, यानी फ्री तिब्बत मूवमेंट जो है इसको समर्थन नहीं करती। और फ्री तिब्बत का मतलब आप जानते हो, चाइना और तिब्बत को लेकर बड़ा इश्यू, इसके ऊपर मैं क्लास बनाऊंगा कि उन दोनों को लेकर इश्यूज हैं कि भाई तिब्बत चाहता है कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, चाइना का कोई संबंध नहीं है, जबकि चाइना बोलता है कि नहीं, आप हमारे ही भाग हो, आप हम नहीं छोड़ेंगे। ये इसको लेकर कई बार तिब्बत में इस तरह के मूवमेंट होते हैं। 1959 आपको याद, दलाई लामा साहब भारत आए थे और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर जो उनको जगह दी थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने, ठीक है, तो वो वाला इश्यू है। तो वहां पर मूवमेंट चलता है कि आप तिब्बत को फ्री करो। ये दोनों सरकारें जो है सपोर्ट नहीं करती इस मूवमेंट का, इसीलिए चाइना उन दोनों सरकारों का समर्थन करता है। तीसरी बात देखिए, काठमांडू तराई मधेसी एक्सप्रेसवे, अभी वहां पर काठमांडू तराई और मधेसी एक्सप्रेसवे का निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो भारत बोलता है भाई हम ही कर देते, इसमें दिक्कत कहां थी? हालांकि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है, यानी चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करता है। चाइना का ये रूल है, वहां जहां इन्वेस्टमेंट करता है कुछ समय बाद में इस प्रकार के जो है ट्रैप में फंसाता है उनको कि वो चीज उनकी हो जाती है कि तुम ही ले लो यार, इतना पैसा नहीं चुका पाएंगे। ऐसा हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, और ऐसा हुआ है अपने श्रीलंका के अमन टोटा पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्या चाइना इसलिए चाहता है इन नेपाल के ऊपर अपना प्रभुत्व। हाल ही नवंबर 2022 में नेपाल में चुनाव हुए, उसमें 80 सीटें मिली है, 78 मिली है, 32 मिले, ये तो पूरी कहानी आपको समझ ही आ गई होगी। पहले प्रचंड शेर बहादुर देउबा यानी नेपाली कांग्रेस से मिले और कहा कि हम सत्ता में रहना चाहते हैं 2.5 साल, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो फिर नेपाली कांग्रेस से बात नहीं बनी। उसके बाद फिर CPN UML के नेता KP शर्मा ओली से मिले और ये बात जम गई और ये बात सेट हो गई कि चलो ठीक है, आप 2.5 साल PM रह जाना, उसके बाद मैं रह जाऊंगा। अगर सरकार चली तो अगले 2.5 साल बाद प्रचंड साहब की जगह KP ओली साहब जो है आपको नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है,
तो साथियों ये थी छोटी सी बात। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देख लो, नेपाल है, उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इनके साथ में सीमा साझा करता है। और लगभग 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर लंबी जो है बॉर्डर नेपाल और इंडिया के बीच में है। नेपाल के बारे में कुछ खास बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण देखिएगा। काठमांडू यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। पूछे कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, काठमांडू है। और राजधानी और हवाई अड्डा, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू, हवाई अड्डा काठमांडू और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। पूछे विराटनगर क्या है, विराटनगर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। कहाँ का, आपके नेपाल का। नेपाल के काठमांडू घाटी, लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और भारत जो है जब नेपाल में भूकंप आया था तो ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से नेपाल का बहुत ज्यादा सहयोग किया था। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इस क्लास को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। नेपाल को हिमालय की गोद में होने के कारण हिमालयी राज्य कहते हैं। और हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, आपके बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये तीनों की तीनों श्रेणियां आपके नेपाल के अंदर जो है स्थित है। और जो मध्य श्रेणी है यानी मध्य हिमालय जो रेंज है उसे नेपाल के अंदर महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं, महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। महाभारत श्रेणी की फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सबसे अच्छी बात है, विश्व के जितने भी ऊंचे शिखर है उनमें अधिकतर यानी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर यहाँ की प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ठीक है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। और कंचनजंगा ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी नेपाल और भारत के बीच में ही अवस्थित है, कंचनजंगा। तो आप समझ गए होंगे। तीसरा देखो, यहाँ की बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो भारत और नेपाल के बीच में बहती है। कई बार नदियों को लेकर भी डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन इंडिया जो है इनको सोल्व करता रहता है। देखिए, कोसी नदी, बागमती नदी, गंडक नदी, काली नदी, कर्णाली नदी, अरुण नदी, ये यहाँ की जो है 12 महीने बहने वाली सदा निरा नदियां हैं। भारत सरकार की मदद से नेपाल में त्रिशूल परियोजना, कोसी परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, सप्तकोसी परियोजना और नाउ मुरे जैसी परियोजनाएं विकसित कर रहा है भारत नेपाल में। ठीक है, उससे क्या होगा, उसे वो जो है हाइड्रो पावर, जल से विद्युत उत्पादन कर पाएंगे और अपना भी विकास करेंगे और कुछ बचेगी तो भारत खरीद भी लेगा। इसलिए भारत जो है, ये नाम याद रखना, पंचेश्वर, सप्तकोसी, नाउमुरे, त्रिशूल और कोसी, ये सारी की सारी परियोजनाएं भारत सरकार के सहयोग से नेपाल के अंदर चलाई जा रही है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाई। सबसे बड़ी बात, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के अंदर जो है गोरखा और शेरपा ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो है मिलते हैं। यहाँ के लोग गोरखा, शेरपा, भोटिया समूह के हैं। गोरखा, शेरपा, भोटिया समूह के हैं, जिसमें से गोरखा सैनिक होते हैं, बेस्ट सैनिक माने जाते हैं। आपके इंडियन आर्मी के अंदर एक रेजिमेंट है जिसे आप बोलते हो गोरखा रेजिमेंट, कई अवार्ड जीते हैं वीरता और पराक्रम का। ऐसा दूसरा नाम है गोरखा रेजिमेंट, जिसका अदम्य साहस देखने के बाद जो आपके सामने दुश्मन होता है ना वो नस्ते नाबूद हो जाता है, उसके मतलब वो चक्के छोड़े जाते हैं, उसके वो सामने रुक नहीं सकता। ऐसी फोर्सेज है ये गोरखा, ये अच्छे सैनिक होते हैं। और शेरपा संसार में सबसे बेहतर पर्वतारोही माने जाते हैं। शेरपा मैंने आपको बताया था जब G20 बताया था कि भारत के अंदर जो है G20 के जितने भी मेंबर हैं उन सबका एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे साल अपने देश के मुद्दों को वहां रखता है और उसे ही शेरपा कहते हैं। शेरपा क्या होता है कि थोड़ा ये जो एथलीट जीन वाले लोग होते हैं, इनमें एथलीट जीन होता है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये अपने आप को समझते हैं और होते भी है रियल में, इसीलिए ये विश्व के अंदर सबसे ऊंची चोटियों के ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिला आपको हिमालय पे चढ़ाई करने का तो शेरपा आपका जरूर हेल्प करेंगे, अकेले तो जा नहीं पाओगे आप, अगर गए तो वापस नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो शेरपा, गोरखा और भोटिया के समूह है। शेरपा तो क्या होते हैं, आपके पर्वतारोही होते हैं, और गोरखा क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। यहाँ पर फोटो आप देख पा रहे होंगे गोरखा रेजिमेंट के, एक जवान की, एक सैनिक की, एक पराक्रमी की। ठीक है, तो साथियों ये थी कुछ खास बातें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपने जो है क्लास को अपने लाइक सब्सक्राइब भी करना और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि क्लास जो है आपको किस प्रकार की लग रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है या नहीं है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो होगा हमारा, जो केंद्र सरकार ने 2016 के अंदर एक निर्णय लिया था कि वो निर्णय यह था कि नोट 500 और 1000 के बंद हो रहे हैं आज रात से। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, अब तो 2023 आ गया, तो उसके बाद में हुआ ये मेरे साथियों कि 57 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग गई कि केंद्र सरकार का ये जो नोटबंदी का फैसला था ये गलत था। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, उन्होंने जो है उसको बिल्कुल सही ठहराया। तो इस क्रम में कल की चाय की चुस्कियों के साथ में इसका हम करेंगे
चर्चा और बताएंगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाइए और अपना ध्यान रखिएगा। सर्दी थोड़ी तेज है, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। काम इतना अच्छे से कीजिए कि सफलता आपको मिले ही मिले। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कर्म इतना अच्छा होना चाहिए कि ऊपर से बैठा हुआ खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा है क्या। साथियों इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जल्दी मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।